एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के ऑर्डर 9 यानी कि आदेश 9 के बारे में, जहां पर रूल 1 से लेकर 14 तक के रूल्स यहां पे बताए गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। किसके बारे में है? पक्षकारों की उपस्थिति यानी अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस। अगर पक्षकार उपस्थित हो जाते हैं तो उसके आगे की क्या प्रोसीडिंग होंगी। अगर वो पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं तब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ एक आपका रूल आता है 9-13, ठीक है, आदेश 9 रूल 13। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर एक पक्षी आदेश हो जाता है किसी पार्टी के विरुद्ध तो वो एक आप उसको अपास्त कैसे करवाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रावधान। तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब बात करते हैं आदेश 9 की। आदेश 9 की हेडिंग पहले देखिए क्या कहता है। पक्षकारों को उपसंजाति, पक्षकारों को उपस्थिति ही एक डेट लगती है, उस टाइम उपस्थित हो जाएंगे तो उनका रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ आती है। अगर वो पक्षकार अनुपस्थित रहते हैं, अनुपसंजाति है, तो उसका परिणाम क्या होगा। अब देखिए, अब सबसे पहले जो नियम है, जो रूल 1 है इस आदेश का, आदेश 9 का जो नियम 1 है वो क्या कहता है, पक्षकार कब उपसंजात होंगे, यानी कि जो पार्टीज हैं वो कब उपस्थित होंगे न्यायालय के समक्ष। जो प्रतिवादी है, भाई वादी ने तो क्या कर दिया, वादी ने केस को फाइल कर दिया, उसके बाद उसने नोटिस दे दी, समन जारी करवा दिया, उसने सब कोर्ट फीस वगैरह जो भी रहती है कौन समन जारी करने को, वो सब कुछ दे दिया। अब जब पक्षकार को उपस्थित होने की उसमें एक डेट रहती है कि इस डेट पे क्या होगा, पक्षकार उपस्थित होंगे, यानी प्रतिवादी जो डिफेंडेंट है वो क्या होगा, उपस्थित होगा। साथ ही साथ वो अपना WS फाइल करेगा लिखित कथन के साथ में। भाई उसको लिखित कथन तो पेश करना है, तो लिखित कथन उसको पेश करेगा, या फिर नहीं पेश कर पाता है तो उपस्थित हो सकता है तो उपस्थित रहेगा। तो ये कब उपस्थित रहेगा, तो यहाँ पे बताया गया प्रतिवादी के उपस्थित के लिए समय, समन में नियत समय, यानी कि जो समन में निर्धारित समय, जो डेट लिखी हुई है उस डेट पे क्या करना होगा, प्रतिवादी को उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। उस मामले में या तो स्वयं उपस्थित हो जाए पहले, या फिर अपने प्लीडर के माध्यम से भी उपस्थित हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। अब बात आती है कि अगर नियम 2 की, नियम 2 क्या कहता है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 किसके बारे में, खारिज करने के बारे में, यानी कि वाद को खारिज करने के बारे में नियम 2 और 3 बताया गया है। तो नियम 2 क्या कहता है, समन की तामील का खर्चा ना दिया जाए, यानी कि भाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया, कोर्ट का ऑर्डर क्या हो गया कि समन जारी करवाया जाए प्रतिवादी के नाम पे। अगर प्रतिवादी के नाम पे समन जारी करवाना है तभी तो वो उपस्थित होंगे। अब क्या हुआ कि समन जारी करवाने के लिए कुछ फीस लगती है, कोर्ट फीस रहता है, न्यायालय की जो उचित फीस होती है उसको पेमेंट करना होता है। अगर पे कर दिया तो उसके बाद समन वहाँ से जारी होता है। लेकिन यदि मान लीजिए वादी ने क्या किया, समन की तामील का खर्चा दिया ही नहीं, तो फिर क्या होगा। जब खर्चा नहीं दिया वादी ने तो सिर्फ कोर्ट अपने ऊपर से नहीं भेजती है, अपने पैसे पे नहीं भेजेगी, आपके जो पक्षकार हैं उन्हीं के पैसों से ही एक सामान भेजा जाता है, नोटिस भेजी जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे वादी ने कोई भी ऐसा खर्चा नहीं दिया समन जारी करने का, तो वाद को क्या किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। न्यायालय चाहे तो उस वाद को खारिज कर सकेगा। ये तो होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन आती है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे वादी ने तो खर्चा दिया ही नहीं, लेकिन किसी तरह से प्रतिवादी को एक सूचना मिल गई कि उसके खिलाफ मामला चल रहा है और इतने तारीख को पेशी है। अब क्या हुआ कि प्रतिवादी जो है ऐसी असफलता के होते हुए, असफलता कौन सी, जो खर्चा नहीं दिया गया उस खर्चे की असफलता के बारे में, यानी उस असफलता के होते हुए भी ना समन में नियत दिन को उपस्थित हो जाता है। प्रतिवादी कहाँ, न्यायालय में उपस्थित हो गया, उसको नोटिस नहीं मिला, कुछ भी नहीं, जब यहाँ से नोटिस जारी ही नहीं हुआ, खर्चा के बिना जारी हो कैसे होगा। तो यहाँ पे जब जारी ही नहीं हुआ तो वहाँ क्या हुआ कि उसको किसी न किसी तरह से जानकारी हो गई प्रतिवादी को, तो प्रतिवादी क्या हुआ कि नियत समय में वह उपस्थित हो गया। तब यहाँ पे और जो न्यायालय है, न्यायालय के पास ऐसा कोई रीजन नहीं रहेगा कि वो वाद को खारिज कर दे। आगे बात समझ। तो ये एक तो कंडीशन है कि वाद को खारिज कर सकता है, और दूसरी कंडीशन है कि अगर प्रतिवादी को किसी तरह सूचना मिल जाए और वो उपस्थित हो जाता है तो यहाँ पे किसी भी तरह की नोटिस की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की तामील का खर्चा देने की जरूरत नहीं है वादी को। ये हो गया आपका रूल 2। अब बात आती है एक रूल 3 की। रूल 3 क्या कहता है कि जब दोनों पक्षकार उपस्थित ना हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पक्षकार होंगे, तो ये दोनों पक्षकार अगर उपस्थित नहीं होते हैं तब क्या प्रक्रिया होगी कि यहाँ पे वाद को खारिज किया जा सकता है, जिसको बोला जाता है अदम पैरवी में खारिज किया जाना, यानी नॉन अपीयरेंस में जो केस को डिसमिस कर देना।
अगर पूछा जाए नॉन अपेयरेंस में खारिज करने के बाद कहाँ पे आती है सीपीसी में, तो आपको क्या बताना है, आपका ऑर्डर 9 और रूल कौन सा है, रूल 3 है आता है, जिसको हिंदी में अदम पैरवी में खारिज करना बोला जाता है, अगर दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। अब बात आती है कि अगर ये रूल 2 और रूल 3 में अगर खारिज हो गया मामले को, तो उसको क्या करना, उसको पुनः उसको जीवित करना। जीवित करने का मतलब उसको रिस्टोर करने के बारे में आता है, या तो उसको रिस्टोर किया जाएगा या तो खारिज हो गया नया वाद लाया जाएगा। तो इसके लिए प्रावधान कहाँ पे है, रूल 4 में बताया गया है। तो रूल 4 क्या कहता है कि वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल कर प्रत्यावर्तित कर सकेगा। तब दो चीज़ें यहाँ पे आती है, या तो जो रूल 2 या 3 के अधीन मामला खारिज किया गया है न्यायालय के द्वारा, तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए नया वाद ला सकता है, यानी उसी कॉज ऑफ एक्शन पे जो वाद हेतु, जिस वाद हेतु पर मामला संसित किया गया था, उसी कॉज ऑफ एक्शन पे वह पुनः नया मामला फाइल किया जा सकता है, सेम जो आपका उसका हेतु वाद हेतु रहा होगा। या फिर दूसरा चीज़ क्या कर सकता है, उस खारिजी को अपास्त करने के लिए वादी क्या कर सकता है, आवेदन दे सकता है कि वो क्यों समन की तामील नहीं करवा पाया था, समन देने का खर्चा क्यों नहीं दे पाया था। जो अगर प्रॉपर रीजन बताता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस केस को वापस पुनः रिस्टोर कर सकता है, यानी पुनः प्रत्यावर्तित कर सकेगा। ये बात हो गई आपके रूल 2 और 3 के तहत जो अगर खारिज किया गया मामला है, तो उसके लिए यहाँ पे रूल 4 में। अब बात आती है कि रूल 5 की। रूल 5 क्या कहता है कि अगर समन की तामील के बिना लौटने के पश्चात, भाई वादी ने क्या किया, एक बार खर्चा दे दिया समन का, समन जारी करवा दिया, पूरा सब कुछ हो गया, लेकिन जिस प्रतिवादी पे समन की तामील होनी थी वह प्रतिवादी क्या हुआ कि उस प्रतिवादी हो सकता है वह मिला ना हो, या फिर उसका एड्रेस ना मिला हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, या लेने से इनकार कर दे, जो भी रहा हो, ठीक है। अगर वहाँ पे समन की तामील नहीं हो पाई और समन वापस आ गया न्यायालय में, तो क्या किया जाएगा, यदि वादी को 7 दिन के अंदर, जिस दिन लौटना है ना, उसके 7 दिन के अंदर क्या करना होगा, नए समन के लिए आवेदन करना होगा। अगर नए समन का आवेदन करने में असफल रहता है तो फिर यहाँ भी क्या किया जा सकता है, वाद को डिसमिस किया जा सकता है न्यायालय के माध्यम से, ठीक है। न्यायालय ही तो करेगी डिसमिस इसको, और तो कोई पक्षकार को तो है नहीं यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे न्यायालय क्या कर सकेगी, वाद को खारिज कर सकती है। ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर पक्षकार उपस्थित हो जाते हैं, सिर्फ वादी उपस्थित हुआ है, यानी कि जिस तारीख को उपस्थित होना था वो उस वहाँ पर कौन उपस्थित हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वादी उपस्थित हुआ है, प्रतिवादी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ। एक और रूल है, रूल 8, ठीक है, इसी का नियम 8, उसमें क्या बताया गया है कि सिर्फ अगर प्रतिवादी उपस्थित होता है, यहाँ पे क्या है, वादी के बारे में बताया है, और वहाँ पे आपको रूल 8 में क्या मिलेगा कि प्रतिवादी के बारे में। तो यहाँ पे वादी के अगर मान लीजिए उपस्थित हुआ लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ, तो क्या किया जाएगा, तो 3 कंडीशन आती है, A, B और C। 3 कंडीशन क्या क्या है, पहला तो आता है कि यदि मान लीजिए समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई थी। सम्यक रूप से मतलब क्या होता है, जो उसको प्रॉपर खर्चा था, ठीक है, साथ ही बिल्कुल समय में किया गया था समन ताकि उसको प्राप्त हो सके, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे अगर ये पूरी चीज़ हुई थी, सब कुछ हुआ था सही तरीके से और सम्यक रूप से उसकी तामील हो भी गई थी, तो क्या किया जाएगा, न्यायालय एक पक्षी आदेश पारित कर सकेगा उन प्रतिवादी के विरुद्ध, ठीक है। प्रतिवादी को क्या कर देगा, एक पक्षी कर देगा और वादी के फेवर में मामला आ जाएगा। दूसरा कंडीशन आता है कि समन की तामील सम्यक रूप से ना किया गया हो, ठीक है। अगर सम्यक रूप से नहीं की गई है तो क्या किया जाएगा, न्यायालय आदेश दे सकता है कि भाई वादी आप एक काम करो, दूसरा समन जारी करवाओ, दूसरा समन भेजो उसको। ये 2 कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। पहला कि अगर सम्यक रूप से तामील हो गई है तो एक पक्षी आदेश कर सकेगा, और दूसरा यदि सम्यक रूप से तामील नहीं हो पाई है तो दूसरा समन जारी करने का आदेश कर सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या आता है, तीसरा कंडीशन ये आता है कि जब समन की तामील तो हुई है, ठीक है, यानी प्रतिवादी को समन तो मिला है लेकिन सम्यक समय में नहीं मिला। सम्यक समय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज 6 तारीख है और अगले 6 महीने की 6 तारीख को पेशी है, यानी हियरिंग है, उपस्थिति के लिए लगा हुआ है। अब वादी ने क्या किया, वादी ने समन जारी कब करवाया, मान लीजिए 20 तारीख को जारी करवाया, 6 को यहाँ पे ऑर्डर हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे वादी ने क्या किया, 20 तारीख को समन दिया और ये पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन जो प्रतिवादी है उसके पास पहुँच गया। प्रतिवादी के पास मान लीजिए पहुँचा 4 तारीख को, ठीक है। अब 6 तारीख को तो पेशी है, अब 2 दिन में तो वो लिखित कथन वगैरह ये सब वकीलों को देखना, ये सारी चीज़ हो नहीं पाती है।
तो यहाँ पे अगर उपस्थित नहीं हो पाया है ना, तो न्यायालय क्या करेगा, इस सुनवाई के लिए भविष्यवर्ती तारीख नियत करेगा और उसके लिए मुलतवी कर देगा। ठीक है, जो सुनवाई है एक मुलतवी कर देगा एक किसी अगली डेट के लिए, ताकि जो प्रतिवादी है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ और साथ ही या फिर अपने प्लीडर के साथ उपस्थित हो सके, इसकी सूचना प्रतिवादी को भी दी जाएगी। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया अगर वादी उपस्थित होता है तब। अब एक चीज़ और आती है, रूल 7 क्या कहता है, जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है, यानी कि प्रतिवादी तो उपस्थित नहीं हो पाया था। पिछले रूल में अभी देखा कि प्रतिवादी की समय के रूप से तामील नहीं हो पाई थी सही समय पे, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाया। अगर मान लीजिए बाद में जिस दिन स्थगित की गई उस दिन यहाँ पे क्या होता है, सुनवाई उपसंजात होता है, उपस्थित होता है प्रतिवादी, तो यहाँ पे अगर वह अच्छा हेतु दिखाता है, यानी कि उसके पास अगर पर्याप्त कारण था कि वो क्यों उपस्थित नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ पे क्या प्रक्रिया है, न्यायालय ऐसे सुनवाई करेगा, यानी कि जब वो उपस्थित हुआ दूसरे मुलतवी वाले स्थगित वाले मामले जहाँ पे सुनवाई होनी थी, ठीक है, तो उस तारीख को अगर उपस्थित होता है तो न्यायालय को अगर पर्याप्त रीजन बता देता है प्रतिवादी, तो न्यायालय ऐसी सुनवाई करेगा जैसे कि वह नियत पेशी में ही उपसंजात हुआ था, यानी कि पिछली पेशी में पूर्व पेशी में वो उपस्थित हुआ था, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रोसीडिंग इसकी चलेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका रूल 2 है, ठीक है, नियम 2 वो डिलीट हो गया था, उसके बाद डिलीशन के बाद एक फिर से इसको प्रतिस्थापित किया गया था, प्रतिस्थापित 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2002 में इसको पुनः इसको प्रतिस्थापित किया गया था। दूसरा यहाँ पे प्रावधान था, उसकी जगह पे इसको लाया गया था रूल 2 को। ठीक है, आगे बात समझ में? अब बात करते हैं केवल अगर प्रतिवादी उपस्थित होता है तब मामला क्या होगा। अभी तो हमने देखा कि अगर सिर्फ वादी उपस्थित होता है, अब प्रतिवादी सिर्फ उपस्थित हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा मामला। ठीक है, अब प्रतिवादी तो उपस्थित हो गया, उसको दावे की कॉपी मिली होगी, दावा उसने देखा होगा। अगर उसने क्या किया, यहाँ पे प्रतिवादी उपस्थित होता है, ठीक है, और केवल वादी उपस्थित नहीं होता, तो यहाँ पे मामला क्या हो सकता है, खारिज किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय क्या बोलेगा कि भाई वादी तो उपस्थित हो नहीं रहा है, वादी प्रतिवादी क्या डिफेंस ले लेगा कि उसको परेशान करने के लिए यहाँ मामला फाइल किया गया है। तो यहाँ पे जो न्यायालय है, अगर उसको अच्छा रीजन लगता है, पर्याप्त कारण लगता है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, वाद को खारिज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, प्रतिवादी जब उपस्थित हुआ तो उसने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ पेश हुआ और उसने जो दावा था, वादी ने दावा प्रस्तुत किया था, उसको स्वीकार कर लिया। ये 2 कंडीशन होती है, या तो दावा का एक ये कंडीशन है कि दावा पूरा स्वीकार हो जाता है, या फिर दावे का कोई भाग, यानी कि जो प्लेंट बनाया गया था, प्लेंट का कोई भाग स्वीकार करता है। तो 2 कंडीशन आती है। ठीक है, तो पहला तो आता है कि यदि प्रतिवादी दावा स्वीकार करे तो उसके विरुद्ध डिक्री पारित कर देगा न्यायालय। भाई अगर उसको स्वीकार है, उसका डिनाई नहीं कर रहा है उसके बाद जो उसके दावे का वादी के, तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यायालय है प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित कर देगा। लेकिन यहाँ पे यदि दावे का कोई भाग स्वीकार करता है और लेकिन पूरा भाग स्वीकार नहीं करता, तो जो भाग स्वीकार नहीं करता वो जो अवशिष्ट भाग है उसको क्या कर देगा, न्यायालय खारिज कर देगा, और बाकी जो स्वीकार है उसके प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित कर देगा। आगे भी समझ में, यानी जितना स्वीकार है उतना के विरुद्ध डिक्री पारित होगी, और या जितना स्वीकार नहीं है और वादी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ है, उपसंजात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा, अवशिष्ट भाग को, बचे हुए भाग को। ये हो गया आपका रूल 8। ठीक है, अब वादी उपस्थित नहीं हुआ या फिर प्रतिवादी उपस्थित नहीं है, ये दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहे, इस सारी कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली है। अब बात आती है रूल 9 की। ठीक है, रूल 9 क्या कहता है कि व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है। अब जैसे रूल 8 में हमने देखा कि सिर्फ प्रतिवादी उपस्थित हुआ था, ठीक है, और वादी उपस्थित नहीं हुआ। अब जब वादी उपस्थित नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है, वाद को खारिज किया जा सकता है। जब वो वाद खारिज हो गया है, तो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, उसी वाद हेतु पे वादी पुनः नया वाद नहीं ला सकता है, यानी कि फ्रेश सूट इसको फाइल नहीं कर सकता है उसी मामले में। ये ठीक है कि एक बार खारिज हो गया, चलो एक काम करते फिर से इसको फाइल कर देते हैं नया मामला उसी वाद हेतु पे, उसी कॉज ऑफ एक्शन पे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोहिबिट करता है वादी को कि आप नया वाद नहीं ला सकते रूल 8 के अधीन अगर वाद को खारिज किया गया है। लेकिन यहाँ पे उसके पास रेमेडी क्या है, रेमेडी ये बचती है कि उस खारिजी को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है कि उसको रिस्टोर करवाया जाए, और रिस्टोर करवाने के लिए कहाँ जाएगा, जो ऑर्डर 9 है रूल 13, यहाँ पे उसको जाना होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसके बीच के जो 10, 11, 12 ये 3 रूल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं लेके आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे रूल 13 देखते हैं। जब यहाँ पे ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत जो मामला हुआ उसके तहत क्या होगा, जब प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पास करना, यानी कि जब प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित हो जाती है ना, तो उसको अपास्त करवाने के लिए जो डिफेंडेंट है यानी कि प्रतिवादी है वो क्या करेगा, एक आवेदन करेगा रूल 13 के तहत, ठीक है। तो यदि प्रतिवादी न्यायालय को निम्न कारण बता देता है, ठीक है, जो यहाँ पे कुछ रीजन बताए गए, अगर उस रीजन को पर्याप्त रूप से बता देता है, न्यायालय का समाधान कर देता है, तो कौन से रीजन है, यदि प्रतिवादी कहता है कि सम्यक रूप से तामील नहीं की गई थी, ठीक है, जो समन की तामील है वो सम्यक रूप से नहीं हुई थी, सही टाइम पर नहीं हुई थी, जिस कारण से उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके कारण उसके खिलाफ मामला एक पक्षी हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ कहता है, अगर यहाँ पे कहता है कि सुनवाई में उपस्थित ना होने का पर्याप्त हेतु था, यानी कि सुनवाई में उपस्थित क्यों नहीं हो पाया था जिस दिन उसको उपस्थित होना था, उसके पास पर्याप्त कारण था। हो सकता है वो यहाँ पर ना रहा हो, कहीं और रहा हो, उसको सूचना ना मिली हो, किसी भी तरह से कोई भी रीजन रहा होगा उपस्थित ना होने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे रहता है। अगर ये रहता है, अगर न्यायालय का समाधान हो जाता है तो न्यायालय एक पक्षीय आदेश को क्या कर सकता है, अपास्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ये आपका आवेदन 30 दिन के भीतर करना होगा। ये आपको सीपीसी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 123 है, ठीक है ना, 123, इसमें बताया गया है कि परिसीमा काल के अंदर ही रहते हुए आपको 30 दिन के भीतर ये मामला प्रस्तुत करना होगा एक पक्षीय डिग्री को पास करने के लिए। आ गई बात समझ में। अब इसमें एक स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि एक पक्षी डिक्री की या तो अपील कर सकते हो या फिर उसको एक 9(13) के तहत उसको अपास्त करवाने के लिए आवेदन कर सकते हो। दोनों नहीं कर सकते कि आपने क्या कर दिया, एक पक्षी डिक्री हो गई आपके खिलाफ, आपने अपील भी कर दी, साथ ही साथ आपको 9(13) का आवेदन भी लगा रहे हो। ऐसा नहीं होगा, या तो आप अपील करो या फिर 9(13) का आवेदन लगाओ, दोनों में से केवल एक ही कर सकते हो। अब आती है बात लास्ट रूल की, लास्ट नियम की, नियम 14 की। कहता है कोई डिक्री विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना अपास्त नहीं की जाएगी। भाई अगर न्यायालय उसको डिक्री को, एक पक्षी डिक्री को अपास्त कर रहा है ना, तो जो अपास्त करवाना चाहता है वो तो ठीक है उपस्थित रहेगा, लेकिन जो दूसरा पक्षकार है उसको भी सूचना दी जाएगी कि यहाँ पे एक पक्षी डिक्री को अपास्त करने के आवेदन आया हुआ है, हम इसको अपास्त कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कार्रवाई होगी उसके बारे में, एक पक्षी डिक्री को अपास्त करने के बारे में विरोधी पक्षकार को यहाँ पर सूचना देनी होगी। आ गई बात समझ में। तो ये रहा आपका रूल 1 से लेकर रूल 14 तक आदेश 9 का, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अब आप बैरेक्ट्स पढ़ेंगे तो बैरेक्ट्स में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।